वही सारी है, जो बच्चे जूम पे कनेक्ट है वही सारी है। सौम्या आज ठीक है, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ये पढ़े, 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो आप आधा पढ़ चुके हो, ठीक है, एक पूरा पढ़ना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल 100% चांस है, आ सकता है, ठीक है। 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, सेल बाय नॉन ओनर, सेल बाय। अब वो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो वो आपके लिए तकलीफ का विषय होगा, क्योंकि उसमें आपको सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से केस बना के पूछा तो अच्छा है, एक ही केस में से 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। पहले यहां से पढ़ेंगे स्टडी मैट से, ठीक है, फिर उसके बाद इन सब का ना एक पहले आप पढ़ेंगे, इसमें से ना कॉमन चीजें ड्रैग करने की कोशिश करना, डिराइव कीजिए वहां से कॉमन, फिर वहां से एक चार्ट बना लेंगे जो एक ही पेज में ये सारा आ जाए, ठीक है। लेकिन पढ़ना ध्यान से इधर, ठीक है। अब आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप एटलीस्ट अब तो पढ़ना सीख ही जाओ, खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर मैं पुराना सीए फाउंडेशन वाला सिलेबस लेता आपका, तो अगली क्लास में आपका सिलेबस खत्म हो गया होता। तो पढ़िए जरा, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। आज यही पता चलेगा ना अपन ताजमहल क्यों नहीं बेच पा रहे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर, क्या एक नॉन ओनर, नॉन ओनर कौन है, जो मालिक नहीं है, क्या वो टाइटल माने ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है? जो किसी चीज का ओनर है ही नहीं, मैं इस पेन का ओनर हूं ही नहीं, तो क्या मैं इसकी ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं कर सकता ट्रांसफर। सेल बाय पर्सन नॉट बाय द नॉट द ओनर। यहां पे हम कुछ एक्सेप्शंस पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअली। तो जनरल रूल तो क्या है, जनरल रूल तो ये है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय ए पर्सन हु इज नॉट द ओनर। अगर गुड्स ऐसे बंदे ने बेचे जो गुड्स का क्या नहीं है, मालिक नहीं है, एंड वो डजंट सेल देम अंडर द अथॉरिटी, ना तो वो मालिक है, ना उसके पास कोई अथॉरिटी है, ना उसके पास ओनर की कोई कंसेंट है। तो याद रखना, बायर्स एक्वायर्स नो टाइटल, नो बेटर टाइटल ऑफ द गुड्स, ठीक है। जब सेलर का ही टाइटल डिफेक्टिव है तो बायर का टाइटल भी डिफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन से गुड्स खरीदते हो जो खुद ही गुड्स का मालिक नहीं है, तो आप भी गुड्स के मालिक नहीं बने, आप भी गुड्स के मालिक नहीं बने। फिलहाल के लिए जनरल रूल ये है, एक्सेप्शंस कुछ और कहते हैं, जाहिर सी बात है एक्सेप्शंस तो उल्टा ही बोलेंगे, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे ये वाला रूल इग्नोर हो जाता है, ये वाला रूल इग्नोर हो जाता है। वो क्या सिचुएशंस है वही पढ़नी है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस रूल को पता है वैसे क्या कहते हैं, लिखा है कहीं पे क्या? कहीं पे नहीं लिखा, जब चार्ट बनाऊंगा ना वहां पे लिख दूंगा, ठीक है। एक स्टेटमेंट, इस रूल को वो स्टेटमेंट बोलते हैं। पढ़िए, ये है आपका मेन टॉपिक। पहले में तो कुछ नहीं लिखना, जनरल रूल सिर्फ क्या लिखना है, कोई ओनर ही ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। अगर कोई नॉन ओनर ओनरशिप ट्रांसफर करता है तो बायर के पास टाइटल नहीं जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है और इन एक्सेप्शंस में सच में लॉजिक है। और जरा समझें अब जरा ध्यान से क्या है। सेल बाय मैर्केंटाइल एजेंट या कमर्शियल एजेंट जो होते हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं, नॉन ओनर कैन कन्वे टाइटल, ओनर नहीं है ये, लेकिन उसके बावजूद भी ये किसी को गुड्स का मालिक बना सकते हैं। यानी कि जनरल रूल क्या था, नॉन ओनर नहीं बना सकता, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, एक्सेप्शन। तो इस लाइन को ध्यान में रखना, नॉन ओनर कैन कन्वे बेटर टाइटल, ट्रांसफर कर सकते हैं वो। अब जरा देखते हैं कौन कौन कर सकते हैं, प्लस क्या कंडीशंस है, ध्यान से समझना। ओपन क्वेश्चन आया तो पूरी लाइन लिख के आपको सारे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ओपन आया तो मिनिमम 6 से 7 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए घाटे का ही सौदा होगा। अगर ये 6 नंबर में भी आता है तो भी घाटे का ही सौदा होगा, 7 में आता है तो भी नुकसान का ही सौदा होगा, क्योंकि इसमें लिखने के लिए बहुत सारा है, ठीक है। जानबूझ के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ड्राफ्ट किए जाते हैं जो एग्जामिनर को पता होता है ये बच्चे को आता है, और वो इसको छोड़ नहीं सकता साइकोलॉजिकली, क्योंकि वो तो उसको आता है। और लेकिन उसकी वेटेज क्या होती है, वेटेज तो अच्छी है 6 नंबर की, लेकिन ये टाइम इतना कंज्यूम करेगा, इसमें से तो 4 क्वेश्चन बन जाए 4-5 नंबर के, इतना टाइम खा जाएगा ये सारा लिखने में। लेकिन जरा पढ़ते हैं, सेल बाय
मर्केंटाइल एजेंट। पढ़िए जरा, कोई कमर्शियल एजेंट है, कैसा एजेंट है? कमर्शियल एजेंट है, हमने कमर्शियल एजेंट को हायर किया है या बनाया है कोई अपना। अगर वो गुड्स को सेल करता है, कमर्शियल एजेंट ऑफ द गुड्स फॉर द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स वुड पास ए गुड टाइटल टू द बायर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। यानी ये कमर्शियल एजेंट है, वो ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है, बस ABC 3 बातें उसको टिक करनी है। नंबर 1, ध्यान से पढ़ना, एक एक, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तभी वो चार्ट बनेगा, क्योंकि इसमें ना सारी चीजें कॉमन है, सारी चीजें कॉमन है। खाली लिखने में सारा लिखना पड़ता है, लेकिन समझने में ये आसान है, क्योंकि इसमें सारी चीजें कॉमन है। 6 कम से कम 5 टॉपिक ऐसे जिसमें सेम ही कंडीशन है। ही वॉज इन, गुड्स उसके पास हो, गुड्स उसके पास हो, या डॉक्यूमेंट्स उसके पास हो, या तो गुड्स उसके पास हो या डॉक्यूमेंट्स उसके पास हो। कहां से आए? चुरा के लाया क्या? विद द कंसेंट ऑफ ओनर। बात समझ गए? पहला रूल, पहले रूल में कोई प्रॉब्लम? यानी कि जो बंदा गुड्स बेच रहा है, गुड्स उसके पास है, कहां से आए? ओनर ने दिया, ओनर की सहमति से गुड्स के डॉक्यूमेंट्स या गुड्स की पोजीशन उसके पास है। नंबर 2, इफ सेल वॉज मेड बाय हिम व्हेन एक्टिंग इन, यही उसका काम है, यही उसका काम है, उसका काम ही ये है गुड्स को बेचना, उसका काम ही क्या है? गुड्स को बेचना, ये उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। एक लाइन और समझ लो, फिर एक एग्जांपल देता हूं। इफ द बायर हैज, तीसरा पॉइंट ना ध्यान से समझना, इफ द बायर हैड एक्टेड इन गुड फेथ, अगर बायर ने गुड फेथ में काम किया है, एंड हैज एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नो नोटिस ऑफ द फैक्ट दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। ये एक प्रोविजो है सेक्शन नंबर 27 का, जरा इसको अलग समझना, हैश हैश अलग समझना। अब जरा समझिए क्या है। आपने वो देखिए जहां पे गाड़ियां बिकती है ना, गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा होता है फॉर सेल, देखें? आप बताओ, उनके पास जो वो गाड़ी खड़ी है, चोरी की है क्या? चोरी की नहीं है, फिर कहां से आई? गाड़ी खड़ी है ना, कहां से आई? यही उनका, दोनों बातें ठीक हो गई। तो अगर गाड़ी वहां पे खड़ी है, अगर गाड़ी वहां पे खड़ी है, फॉर सेल का बोर्ड लगा है, और यही उनका बिजनेस है, यही उनका बिजनेस है, तो कोई भी बायर अगर वहां से गाड़ी खरीदता है तो वो गुड्स का मालिक बनेगा, वो गुड्स का मालिक बन जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम निकली, अगर कुछ, याद रखना तीसरा पॉइंट, अगर कुछ प्रॉब्लम निकली, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है वो गाड़ी चुरा के लाया, हो सकता है नहीं हो सकता है, वो चुरा के लाया और फॉर सेल का बोर्ड लगा रखा है, फॉर सेल का बोर्ड लगा रखा है। गाड़ी है मिस्टर, मान लीजिए किसी के भी नाम, मिस्टर अमित शर्मा के नाम है गाड़ी, और उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम अमित शर्मा भी है, या उसने कोई फेक आईडी भी बना रखी है जो अमित शर्मा की है। आपको कैसे पता चलेगा ये सारी बातें कि चोरी की है अमित शर्मा, यही वाला अमित शर्मा है कि नहीं? आप तो एक नॉर्मल सी इंटेलिजेंसी तो कर सकते हो, खाली पूरा थोड़ी ना आधार कार्ड अंगूठा लगा के चेक कर लोगे उसकी डिटेल्स यही है कि नहीं, इतना तो नहीं कर सकते ना। अगर कोई प्रॉब्लम है इन 2 पॉइंट्स में, इन 2 पॉइंट्स में, देखिए अगर इन 2 पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो डिस्प्यूट ही नहीं है, फिर तो डिस्प्यूट ही नहीं है। डिस्प्यूट कब होता है? गाड़ी के कागज या गाड़ी की पोजीशन, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो अगर अब बायर बचना चाहता है तो बायर को ना 2 बातें प्रूव करनी पड़ेगी, 2। ए, गुड फेथ, गुड फेथ क्या है? गुड फेथ। और दूसरा नो नोटिस। सर ये गुड फेथ क्या है और नो नोटिस क्या है? नो नोटिस का मतलब है जी मैं इनोसेंट हूं, अगर इसके पास ये गाड़ी चोरी की भी है ना तो मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मुझे इस बारे में कोई नोटिस नहीं है कि इसको बेचने की अथॉरिटी है या इसको बेचने की अथॉरिटी नहीं है। मुझे तो जो मैं जांच कर सकता था उसके हिसाब से मुझे जो पता चला, मैंने तो इसलिए गाड़ी खरीदी है, प्लस मैंने गाड़ी खरीदी है फॉर वैल्यू, फॉर वैल्यू। वैल्यू का मतलब पैसे दिए हैं, क्या दिए? पैसे दिए। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? पैसों में खरीदी है, प्लस अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव भी है, अगर उसका टाइटल डिफेक्टिव भी है, मुझे इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं अपनी तरफ से जो जांच कर सकता था मैंने वो जांच भी की, लेकिन मुझे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं आई। दोबारा सुन लो, अगर ऊपर के 2 पॉइंट है तो डाउट ही नहीं है कुछ, फिर तो कोई विषय ही नहीं है डिस्प्यूट का। डिस्प्यूट का विषय कब है? अगर कोई से पॉइंट में गड़बड़ निकली, कोई से पॉइंट में
गड़बड़ निकली तो भी बायर ओनर बन जाएगा। फिर बायर को ये तीसरा प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन बायर को क्या करना पड़ेगा? प्रूव करना पड़ेगा। क्या? मैं जो चेक कर सकता था वो किया, एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं। नंबर 2, पैसों में खरीदिए मैंने तो। कैसे खरीदिए? पैसों में खरीदा है। जितने अंडरलाइन वर्ड्स हैं ध्यान से देखें, कुछ पूछना है तो बताएं। यहां पे क्या हो रहा है? एक ऐसा बंदा गाड़ी को बेच रहा है, गुड्स को बेच रहा है, जो गुड्स का मालिक नहीं है। क्या बेच सकता है? अगर वो कमर्शियल एजेंट है तो बेच सकता है। बस उसको दो बातें टिक करनी है, गुड्स उसकी कस्टडी में है या गुड्स के जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास है वो मालिक की सहमति से हो, वो मालिक की सहमति से हो, प्लस वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, काम ही उसका ये। हाँ, अगर इन दोनों पॉइंट्स में से कुछ गड़बड़ होती है तो भी बायर बच सकता है, बायर के पास ओनरशिप आ जाएगी। फिर बायर को एक काम बढ़ जाएगा कि उसको ये प्रूव करना पड़ेगा मैंने तो गुड्स को खरीदा है और ऑथोरिटी ऑफ सेल, जो उसको ऑथोरिटी है सेल की, इसके बारे में मुझे कोई नोटिस नहीं है। मैं तो जो डिलीजेंस कर सकता था मैंने वो डिलीजेंस की, उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से तो सब कुछ ठीक था। ठीक है, देख लो ध्यान से, अगर एक भी वर्ड समझ में ना आए तो पूछना है, आगे नहीं जाना। एक समझ लिया ना अगर आपने तो समझ लो कम से कम 4 समझ लिए, सेम लिखा है। मतलब अगर गाड़ी सच्ची की चोरी की निकली तो हाँ, क्रिमिनल केस है ना, तो क्राइम, चोरी करना एक क्राइम है बिल्कुल। लेकिन अगर यहां पे हम सिर्फ किसकी बात सुने, अगर सेल्स ऑफ गुड एक्ट की बात सुने, तो अगर बायर ये प्रूव कर देता है, बायर ये प्रूव कर देता तो बच जाएगा। लेकिन अपने को सिर्फ एक लॉ फॉलो नहीं कर सकते ना, बाकी लॉ भी तो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर छोटी मोटी बात होती कि गुड्स किसी के पाए थे, बेच दिए, समझ में आती है। लेकिन अगर गाड़ी चोरी की थी या किसी क्रिमिनल ऑफेंस से कनेक्टेड है, मान लीजिए उस गाड़ी से किसी को मारा गया था, ऐसा कुछ है, किसी क्राइम सीन में वो इन्वॉल्व है, फिर सेल्स ऑफ गुड एक्ट थोड़ी चलेगा, फिर तो CRPC ही चलेगा, क्योंकि वो सीरियस एक्ट है, ठीक है ना, वो ऑफेंस वाला एक्ट है, तो वही चलेगा फिर। समझ गए? कोई डाउट है? पूछ लो, मौका पड़ा, पूछे। शाबाश, आगे यही है, बस इतना ही, आगे भी चले, आगे पक्का? ठीक है जी, चलते हैं आगे। सेल बाय कमर्शियल एजेंट, बेच दीजिए कमर्शियल एजेंट ने। नेक्स्ट, कमर्शियल एजेंट का मतलब आप चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको इंटर में तो डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। ठीक, सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। इस बार देखिए किसने सेल किए, वन ऑफ द जॉइंट ओनर। इसका मतलब गुड से कितने मालिक है? 2। गुड से कितने मालिक है? लेकिन बेची किसने? दोनों ने नहीं, एक ने बेची। अब जरा देखते हैं उसने बेच कैसे दी। इफ वन, ठीक है, किसने बेची है? वन ऑफ द सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ गुड्स हैज द सोल पोजीशन। गुड्स क्या है? उसके पास है। मान लीजिए ये दोनों गुड्स के जॉइंट ओनर है, लेकिन गुड्स किसके पास है? इनके पास है। गुड्स इन पोजीशन कैसे आए? बाय द परमिशन ऑफ co-owner. The property in goods is transferred to any person from such joint owner. लेकिन कैसे ट्रांसफर होगी? और ये रहा ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, नो नोटिस। अगेन ये लाइन ऐसे करके लिखी गई है, हैज नॉट एट द टाइम। ठीक है, आप इसको चाहो तो सीधा करके भी लिख सकते हो, हैज सीधा सिंपल, नो नोटिस। ठीक है, सेम कहानी है। जॉइंट ओनर है, जॉइंट ओनर में से दोनों में से एक ओनर अगर बेचना चाहे तो बेच सकता है। सर कैसे बेचेगा? गुड्स उसके पास होने चाहिए, गुड्स उसके पास होने चाहिए। कहां से आए गुड्स उसके पास? बराबर वाले जो ओनर है उसकी सहमति से गुड्स उसके पास आए हैं। तो जो भी बायर गुड्स खरीदेगा उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। बस बायर को क्या कंडीशन प्रूव करनी है? एक तो जी मैंने गुड्स पैसों में खरीदे हैं, एक तो मैंने गुड्स पैसों में खरीदे, प्लस अगर कोई गड़बड़ है भी ना, अगर कोई गड़बड़ है भी, मुझे उसके बारे में कोई नोटिस नहीं है। मैं तो जो जांच कर सकता था वो जांच मैंने की। मैंने देखा गाड़ी राम और श्याम 2 लोगों के पास थी। ये मिस्टर श्याम है, इन्होंने मुझे किसी से मिलाया, वो मिस्टर राम थे। हो सकता है फेक आईडी। मान लो गड़बड़ भी निकल जाए, गड़बड़ भी निकल जाए तो बायर गड़बड़ से कैसे बच सकता है? ये एक तो मैंने गुड फेथ में खरीदी है, और अगर गड़बड़ थी भी तो मुझे इसके बारे में नॉलेज
नहीं। सेम बात, बताओ कुछ नया तो नहीं था, सेम कहानी थी ना। तीसरा भी पढ़ लो, ये मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं शायद पहले, ये वाले का एग्जांपल है, ये वाला दे चुका, इसको भी पढ़ लो। सेल बाय ए पर्सन इन पोजीशन, गुड्स किसके पास है? एक पर्सन के पास है। गुड्स किसके पास है? एक पर्सन के पास है, लेकिन गुड्स आए कहां से उसके पास? कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। कोई कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। गुड्स उसके पास है और उसने गुड्स को क्या कर दिया? बेच दिया। जैसे कि सपोज कीजिए मैंने ना जबरदस्ती गन पॉइंट पे आपसे आपकी गाड़ी का सेल लेटर साइन करा लिया साइन। अब सेल लेटर साइन हो गया तो गुड्स किसके नाम पे? मेरे नाम पे गुड्स। लेकिन आप बताओ, ये आपने अपनी मर्जी से बेचे हैं गुड्स या जबरदस्ती से बेचे? क्या बाद में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल करोगे? नहीं करोगे? कोर्ट में जाके वॉइडेबल करोगे। लेकिन इससे पहले क्या वॉइडेबल करते? मैंने वो गाड़ी किसी और को, भाई अब जिसने खरीदी है उसको थोड़ी ना पता है मैं गाड़ी किसी से गन पॉइंट पे छीन के लाया हूं। क्या उसको पता होगा? ये बात नहीं पता होगा ना। ये बात उसको प्रूव करनी है। अगेन ए बायर वुड एक्वायर ए गुड टाइटल टू द पर्सन sold to him by a seller who had obtained possession of the goods under voidable contract। अगर कोई बायर किसी एक ऐसे बंदे से गुड्स खरीदता है जिसके पास गुड्स कहां से है? अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि गुड्स तो उसके पास आए हैं लेकिन एग्जैक्टली उसके पास पूरा अधिकार है नहीं। दिखने में तो पूरा अधिकार है, लेकिन अगर बात की सच्चाई में जाए तो उसके पास पूरा अधिकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल कर दे और जज साहब क्या कर दे? कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दें और गुड्स वापिस रिस्टोर हो जाए। हो सकता है, नहीं हो सकता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा। लेकिन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन, सेलर के पास गुड्स कहां से आए? इनमें से किसी वजह से आए। प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन रिसाइंडेड अंटिल द टाइम ऑफ सेल, यानी कि बंदा किसी से गुड्स छीन लाया, गुड्स का मालिक बन गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, जिससे कान पे बंदूक थी वो कोर्ट में केस कर सकता है और अपने गुड्स वापस ले सकता है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा होता, द कॉन्ट्रैक्ट हैड नॉट बीन, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया नहीं गया है। अभी तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, भाई अभी तो आप केस फाइल करते कोर्ट में केस जाता, प्रूव होता, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता। लेकिन इससे पहले कि ये सब कहानी होती, मैंने अभी गन पॉइंट पे छीनी गाड़ी, छीनी, अभी तो ये सदमे में ही है, ले जाके साथ के साथ 1 घंटे बाद इनको बेच दी। अभी तो ये सदमे से बाहर आती है ना, फिर इनको कोई सलाह देता कि ऐसा नहीं काम करते, इस पे तो हम केस कर सकते। इतने इससे पहले ये सब कहानी होती, मैंने वो गाड़ी ऑलरेडी बेच दी, गाड़ी बेच दी। तो ये क्या सिचुएशन है? आपने एक ऐसे बंदे से गाड़ी खरीदी जिसके पास गाड़ी की पोजीशन कहां से आई? अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और याद रखना कॉन्ट्रैक्ट अभी तक क्या नहीं हुआ है? वॉइड हुआ नहीं है। तो क्या इनको पता चलेगा मैं गाड़ी कहां से लेके आया? नहीं ना। तो अगेन अगर ये ओनर बनना चाहते हैं तो फिर से इनको 2 बातें प्रूव करनी पड़ेगी। वही जब गड़बड़ होगी 2 ही बातें साबित करनी होगी। गुड फेथ, सर पैसों में खरीदी है, नो नोटिस, हमें पुरानी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, सेम पॉइंट। ये एग्जांपल मैंने दिया था आपको। सेल बाय वन who has already but continues in, याद आया कुछ? आपने एक मोबाइल खरीदा था, पैसे कम पड़ गए थे, आप एटीएम से पैसे निकालने गए, उसी दौरान उसने गुड्स किसी और को, याद है? सेल बाय ए पर्सन हु हैज ऑलरेडी, यानी कि गुड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं लेकिन स्टिल गुड्स इन पोजीशन, लेकिन गुड्स क्या अभी भी उसकी पोजीशन में। तो अब बचा कौन? वो जो तीसरा बंदा आया गुड्स को खरीदने के लिए। अब जरा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। इफ ए पर्सन हैज सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यू टू बी इन पोजीशन, यानी कि सेलर है, एक ऐसा सेलर है जो गुड्स बेच तो चुका है लेकिन गुड्स अभी भी स्टिल उसी के पास है, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ही मे सेल देम टू ए थर्ड पर्सन एंड इफ सच पर्सन ऑब्टेन्स द डिलीवरी देयर ऑफ इन, वो जो तीसरा बंदा नहीं आया बाद में, वो गुड्स का मालिक बन जाएगा अगर वो 2 बातें साबित कर दे तो। गुड फेथ का मतलब समझ गए ना? वैल्यू, पैसों में खरीदे हैं एंड मुझे नोटिस नहीं था फॉर प्रायर या प्रीवियस सेल, मुझे कोई इंफॉर्मेशन, भाई मोबाइल रखा है शॉप पे, आप मोबाइल खरीदने गए, क्या आपको पता चलेगा ये मोबाइल बिका हुआ है कि बिना बिका हुआ है? हमें तो नहीं पता चलेगा, किसी को भी नहीं पता चलेगा वो
तो जो सेकंड नंबर वाला बायर है उसको ये प्रूव करना है मुझे नहीं पता था और कौन सा इसने फ्री में दिया है, मैंने तो गुड्स को पैसों में खरीदा है, इसका मतलब मैं तो इनोसेंट हूं, आपको ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। ही वुड हैव गुड टाइटल टू देम ऑल्दो द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास टू द फर्स्ट बायर अर्लियर। बात समझ गए? हालांकि गुड्स ऑलरेडी बिक चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो सेकंड पर्सन है वो गुड्स का मालिक बन जाएगा अगर वो ये दो बातें साबित कर दें तो। सर पहले वाले का क्या होगा फिर? पहले वाले का गुड्स तो एक ही है। अब या तो सेलर क्या करे, उसको दूसरे गुड्स से डिस्प्यूट खत्म करे, डिस्प्यूट खत्म नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है अब जो बाद में बंदा आया है उसने तो गुड्स लिए और वो तो अपने गुड्स लेके चला गया, अब आप आए वापिस अपने पैसे लेके, याद करो एग्जांपल, पैसे लेके आए, सेलर कह रहा है जी गुड्स तो है ही नहीं, आप कहोगे गुड्स तो थे, वो कहेगा जी वो तो बेच दी। क्या आप बायर को ढूंढते फिरोगे किसको बेच दिया, कहाँ बेच दिया? आप क्या कहोगे? सारे पैसे वापिस मेरे कॉन्ट्रैक्ट रद्द। और अगर आपका कुछ नुकसान हुआ है तो आप उसे डैमेज भी क्लेम कर सकते हो। अगर नुकसान हुआ है तो डैमेज सिर्फ तभी क्लेम कर सकते हैं जब आप कुछ मॉनेटरी लॉस प्रूव कर दो। बात समझ? ए प्लेज और डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बाय सेलर इन पोजेशन आर इक्वली वैलिड। वही कोई भी प्लेज था या किसी भी तरह के जो गुड्स थे उसके पास पड़े हुए थे सेलर के पास इन पोजीशन और उसने वो बेच दिए, बिक तो वो जाएंगे क्योंकि खरीदने वाले को नहीं पता। भाई सपोज कीजिए मेरे पास सोना है, मेरे पास क्या गोल्ड रखा हुआ है, अब मेरे पास गोल्ड है, आपको थोड़ी ना पता है वो गोल्ड किसी ने गिरवी रख रखा है या मेरा खरीदा हुआ है या मुझे कहां से मिला है, सामने वाले को थोड़ी ना पता है। तो जो बायर है उसके राइट को प्रोटेक्ट किया गया, वो सिर्फ ये चाहता है लो बायर से, भैया आप सिर्फ दो बातें प्रूव कर दो, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है अथॉरिटी की कि इसको बेचने का अधिकार है या नहीं है, चोरी की है कैसे आपको नहीं पता। नंबर दो, आपने गुड्स को पैसों में खरीदा है। अगर आपने ये दो बातें प्रूव कर दी तो आप गुड्स के मालिक बन जाओगे, खुद सोचो मुथूट फाइनेंस क्या करता है, जैसे आप गोल्ड लोन लेता है कोई बंदा, ठीक है, और वो सोना चुका ना पाए, वो मुथूट फाइनेंस उस गोल्ड का करेगा क्या? बेचेगा ना, ऑक्शन करेगा ना। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मुथूट फाइनेंस ऑक्शन कर रहा है, क्या आपको पता है ये कंफर्म कि ये वो वाला गोल्ड बिक रहा है जिसपे किसी ने लोन दिया था और वो चुका नहीं पाया? ऐसा पता होता है? हमें हमेशा खुद ही एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम कर लेंगे ना, लेकिन तभी बेच रहा होगा, जिसने गिरवी रखा होगा वो उसको क्या नहीं कर पाया होगा, मान लेंगे नहीं मान लेंगे। तो जब आप ऑक्शन में जाके खरीदोगे तो आप मालिक बन जाओगे नहीं बन जाओगे ना। आपको प्रूव क्या करना है? खरीदा है। और हमें क्या पता पुरानी कहानी का, हमें पुरानी कहानी का नहीं पता, किसके पास थे, किसने गिरवी रखे थे, कितने में गिरवी रखे थे, कितना चुकाया, क्यों नहीं चुकाया, हमें नहीं पता और हमें जानने की जरूरत भी नहीं। बात समझ गए? सेम पॉइंट क्या है? सेम पॉइंट फिर से गुड्स उसकी, आप सारे पॉइंट्स में एक बात नोटिस कर पा रहे हो, गुड्स पोजीशन में या डॉक्यूमेंट के जो ऑनरशिप के डॉक्यूमेंट है वो पोजीशन में, और बंदे ने बेच दिए, क्या बेच सकता है? बायर का टाइटल प्रोटेक्टेड है, हाँ बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो बायर बच सकता है, बिल्कुल। दो बातें, हर पॉइंट में दो ही बातें साबित करनी है बायर को, मुझे नहीं पता था, ठीक है। अच्छा ये भी पढ़ लो, ये अब आप खुद पढ़ो, ठीक है, सारे पढ़ाए ना, इसको आप खुद पढ़ें, शाबाश। इधर देखें और पढ़ें। सेल बाय ऑब्टेनिंग पोजीशन, गुड्स उसके पास आ गए बिफोर ओनरशिप आई नहीं है, लेकिन गुड्स उसके पास है, गुड्स उसके, कैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पढ़िए जरा, कहानी सेम ही है, कहानी वही है। कॉमन हेडिंग्स बदल रही हैं, खाली सिचुएशंस बदल रही हैं, जब वो केस देगा तो केस बदल जाएगा, मुद्दा वही लिखना है, ठीक है। गाड़ी आपकी, मैंने कहा मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा लेकिन पहले चला के देखूंगा 2 दिन, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, आप 2 दिन चला के देखें, अच्छी लगे तो
बात करते हैं, है ना। आगे मैंने चला के देखने के लिए लाया था, अब हेडिंग पढ़ो, बात समझिए क्या होने वाला। पोजीशन तो आ गई, ओनरशिप है क्या मेरे पास, नहीं, लेकिन मैंने बेच दी, क्या ये सेल वैलिड है। दो बातें हैं, दो बातें, एक तो हो सकता है जेन्युइन सिचुएशन भी हो सकती है। जेन्युइन सिचुएशन क्या होती है वो समझिए, मेरा काम ही क्या है, गुड्स लेना और गुड्स बेचना, यूज करना नहीं, लेना और गुड्स को आगे बेच देना। तो हुआ क्या, जैसे गाड़ी वाले बेचते ना कमर्शियल एजेंट, उसी को फिट कर सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए सपोज कीजिए उसने क्या किया, वो कमर्शियल एजेंट नहीं है, बस ऐसा मान लीजिए, उसने क्या किया, गाड़ी ली किसी से। क्यों ली, भाई मैं गाड़ी बिकवा देता हूँ आपकी, मैं आपकी गाड़ी बिकवा देता हूँ। गाड़ी किसके पास है, मेरे पास। कहां से आई, विद द कंसेंट ऑफ सेलर, विद द कंसेंट ऑफ सेलर ओनर, उसके कंसेंट से आई, गाड़ी मेरे पास है। मुझसे मिलने आई ये, इन्होंने कहा गाड़ी खरीदनी है, मैंने गाड़ी दिखा दी, क्या मैं गाड़ी का मालिक हूं, नहीं। होता ही नहीं होता ऐसा, खास तौर पे ऐसा प्रॉपर्टी में होता है, जमीनों के केस में ऐसा होता है। जो ब्रोकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई सेलर आया प्लॉट बेचने के लिए, सेलर आया प्लॉट बेचने के लिए, उनके पास क्या होता है, सेलर्स भी आते हैं, बायर्स भी आते हैं। सेलर आया प्लॉट बेचने के लिए, सेलर ने कहा जी मेरा प्लॉट है 40 लाख का बेचना है, कितने का बेचना है, 40 लाख का। उसने कहा जी ठीक है 10-15 दिन का वक्त दो, मैं ढूंढते किसी को। उसके पास 2 दिन बाद एक बायर आया, 2 दिन बाद क्या है, सर कोई प्लॉट है आपके पास, उसने कहा है ना, कितने का है, उसने कहा 45 लाख का है, कितने का, कहानी समझ गए। उसको कितने देने, उसको कितने देने, बेच कौन रहा है, जो गुड्स का मालिक, बिकवा देता नहीं बिकवा देता है, अल्टीमेटली उसको सेलर बना देगा, उसको बायर बना देगा। डायरेक्ट प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है, होता है, ठीक है। अब ये 2 तरीके हो सकते हैं, ये तो सबकी सहमति से हो रहा है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन अब पहले वाले एग्जांपल पे आ जाओ, जब आपने मुझे अपनी गाड़ी दिखाई थी, जब आपने मुझे अपनी गाड़ी दिखाई थी यूज करने के लिए 2 दिन के लिए, ये ट्रायल ले लो आप, और मैंने उस दौरान बेच दी, तो बायर के पास ओनरशिप चली जाएगी अगर बायर ये प्रूव कर दे तो। गुड फेथ और नो नोटिस, गुड फेथ और नो नोटिस। लेकिन ऑब्वियसली सी बात है, ये दिखने में आसान होता है, होने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, होने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। डिपेंड किस टाइप्स के गुड है, डिपेंड क्या करता है, किस टाइप के गुड है। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए प्रॉपर्टी ही है, वैसे तो इसमें नहीं आता, लेकिन प्रॉपर्टी है, उसमें क्या है, आप बेच नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें तो ऑब्वियसली रजिस्ट्री होती है ना, रजिस्ट्री होगी, कैमरा, साइन, सारी आईडी, सारी वेरिफिकेशन, सारी केवाईसी, सब कुछ होता है। लेकिन अगर आप कोई चेयर बेच रहे हो, इसकी क्या वेरिफिकेशन होगी, कुछ नहीं ना। तो डिपेंड गुड्स के ऊपर करता है, ठीक है। पढ़ लिया, पढ़िए एक एग्जांपल पढ़िए। हाउएवर ए पर्सन इन पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर ए हायर परचेज एग्रीमेंट व्हिच गिव्स हिम ओनली ऑप्शन टू बाय इज नॉट कवर्ड विद इन द सेक्शन अनलेस द अमाउंट टू सेल। हायर परचेज में भी तो ऐसे होता है, हायर परचेज में भी तो ऐसे होता है, उसके पास गुड्स आ जाते हैं, गुड्स आ जाते हैं ना बायर के पास, लेकिन उसके पास ओनरशिप कब आती है, जब वो सारी इंस्टॉलमेंट्स पे कर देता है। क्या उससे पहले बेच देता है, अगर बेच नहीं सकता हो, बेच नहीं सकता, अगर बेच देता है तो अब मशीन है, मशीन पे थोड़ी ना कुछ लिखा होता है कि किसकी है, हायर परचेज पे है, उस पर थोड़ी, मान लीजिए कोई कपड़े बनाने की मशीन है, उस पर थोड़ी ना लिखा है ये मशीन हायर परचेज पे लिए, किसका राइट है। तो उस सिचुएशन में बायर को क्या प्रूव करनी पड़ जाएगी, फिर सर गुड्स तो इसकी पोजीशन में है, गुड्स तो इसकी पोजीशन में है ही, प्लस अब मैंने तो इसको क्या दिए पैसे, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था ये हायर परचेज पे इसने लिए है, 4 इंस्टॉलमेंट गई है, 3 इंस्टॉलमेंट बाकी है, मुझे नहीं पता था, इसने कहा मशीन मेरी है, मुझे क्या, ठीक है, बात समझ गए। ये होता, सभी में पॉइंट्स कॉमन ही थे ना, पढ़ लो। A took a car from B on condition that A would pay a monthly installment of 5,000 as hire purchase with an option to purchase it by payment of 1 lakh in 24 installments. After the payment of few installment, A sold car to C. B can recover the car from C. Since A had neither bought the car nor agreed to buy the car, he had only option to buy the car. इसमें क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है जनरल रूल है, इसमें आपको एक्सेप्शंस की बात नहीं, ये इनकी बात नहीं कर रहा, ये इसकी बात नहीं कर रहा है, इसमें यही कह रहा है कि भैया आपको गुड्स बेचने का अधिकार नहीं था, आपको सिर्फ क्या अधिकार था, गुड्स को खरीदने का, गुड्स को खरीदने का। अगर आपने उस गुड्स को किसी को बेच भी दिए, अगर गुड्स को किसी को
बेच दिया, तो जो गुड्स का मालिक है वो उस थर्ड पार्टी से गुड्स वापस रिकवर कर लेगा। लेकिन खुद सोचो, अब वो थर्ड पार्टी आप अपने आप को सोचो, थर्ड पार्टी किसको सोचो, दे दोगे गुड्स, डिस्प्यूट। अब आप कोर्ट में मैटर जाएगा और कोर्ट में आपको क्या प्रूव करना है, पैसों में खरीदी, मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे थोड़ी ना पता था, मुझे नहीं इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो गुड्स, अगर आप ये दो पॉइंट्स, जज साहब टोटली डिपेंड ऑन जज साहब, क्योंकि गुड फेथ की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आपके कहने से कि मुझे कुछ नहीं पता था इतना काफी नहीं होता, इतना काफी नहीं होता कि मैंने कह दिया जी मुझे थोड़ी ना पता था और उन्होंने कहा अच्छा सही बात है इनको क्या पता, इतना भी इजीली नहीं होता। टोटली डिपेंड ऑन जज साहब। अगर वो आपकी बात से एग्री कर जाते हैं तो ओनरशिप आपके पास छोड़ देंगे, नहीं एग्री करते हैं तो ऑब्वियसली हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं भी। देखिए होता क्या है, आप समझे नहीं बात मेरी, मैंने पहले ही कहा था जो गुड फेथ और नोटिस वाला पॉइंट है वो आपको कब प्रूव करना है, इन केस ऑफ डिस्प्यूट। यहां पे डिस्प्यूट होगा नहीं होगा, डिस्प्यूट होगा। अब डिस्प्यूट होगा तो कोर्ट में मामला जाएगा नहीं जाएगा, तो कोर्ट में आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो कोर्ट में क्या प्रूव करना है, गुड फेथ और विदाउट नोटिस। अगर आप जो ये जिसने अपनी मशीन दी है, अगर आप इसको ये प्रूफ दोगे कि जी मुझे नहीं पता था मैंने तो पैसे, ये मानेगा, ये मानेगा कि आपकी ये बात, ये तो ये आपकी बात मानेगा नहीं। लेकिन आपने तो सच क्या है कि आपने तो पैसे भी दिए हैं और आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, हो गया डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट जाएगा कहाँ, कोर्ट में। ये बात आपको किसी के सामने, बंदे के सामने नहीं प्रूव करनी, इन केस ऑफ डिस्प्यूट कोर्ट के सामने प्रूव करनी है। इन केस ऑफ डिस्प्यूट कोर्ट में साबित करना है। अब वो कोर्ट डिसीजन देगा उस सिचुएशन में, ये आपके फेवर में आया तो गुड्स आपके, नहीं आया तो गुड्स रिटर्न करने पड़ेंगे, नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना, नुकसान किसी का नहीं होगा। अगर आपको गुड्स नहीं मिलेंगे तो आपने जितने पैसे दिए वो सारे पैसे एंड डैमेज मिलेगा। अगर गुड्स आपको मिले तो फिर जो ओनर था ना उसको गुड्स तो मिलेंगे नहीं, उसको क्या मिलेगा, गुड्स की पूरी कीमत मिलेगी। कोर्ट इससे क्या कहेगा, बेटे तुझे कितने पैसे देने थे, 1 लाख, कितने दे दिए थे, 10,000, 90,000 और दे दे, 90,000। नुकसान किसी का नहीं होता कभी भी, क्योंकि देखिए ना तो गलती उसकी है ना गलती इसकी है, तो कोई भी इनोसेंट पार्टी है नुकसान नहीं उठाएगी। पढ़े जी, कौन पढ़ेगा, इधर वाली रो में, अपनी मर्जी से कोई पढ़ना चाहे तो बता सकता, हमारी मर्जी नहीं है सर, ऐसी कुछ भी कोई मर्जी नहीं ना, पढ़ो। स्टॉपल का मतलब समझते हो ना, पार्टनरशिप में नहीं पढ़ा, कैन नॉट डिनाई लेटर, बाद में मना नहीं कर सकते, बाद में मना नहीं कर सकते, ध्यान से पढ़ना। वेयर द ओनर इज स्टॉप्ड बाय कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द seller the authority to sell, the transferee will get a good title as against the true owner, but before the good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out other person in question as the true owner and the person authorized to sell the goods। धोखा हुआ है, धोखा क्या हुआ है, सपोज कीजिए ये कैलकुलेटर इनका है, ये कैलकुलेटर इनका है ना, ठीक है, दिखाओ आप, देखिए ये कैलकुलेटर इनका, ठीक है, ये गुड्स के मालिक है। मैंने आपसे कहा मैं ये गुड्स सेल करना चाहता हूं, यही है ना, गुड्स का मालिक यही है। मैंने आपसे कहा मैं ना ये कैलकुलेटर सेल करना चाहता हूं 30 रुपए में, कितने रुपए में, 30 रुपए में, किसी को खरीदना है तो बता दो। ये सारी बातें सुन रही है ना मैडम, ये गुड्स के मालिक है, क्या है मुझे रोक रही है, सर मेरा है क्यों बेच रहे हो, मैंने तो आपसे कहा भी नहीं, रोकना चाहिए, गुड्स के मालिक को रोकना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रही है, रोक नहीं रही है, रोक नहीं रही है। और मैंने गुड्स को बेच दिया, मैंने गुड्स को, जैसे उन्होंने हाथ उठाया, इन्होंने मुझे 30 रुपए दिए और मैंने ये कैलकुलेटर उठा के इनको दे दिया, 30 रुपए लिए, मैं तो चला गया। अब ये कैलकुलेटर लेके जब जा रहे थे ना तब इन्होंने रोका, हेलो मेरा है, कैन नॉट स्टॉप लेटर। बाद में आप रोक नहीं, जब बिक रहा था यहीं थे, जब कहां थे, जब हो गया चिड़िया खेत अब उसके बाद याद आया ये तो मेरे हैं, याद कब आनी चाहिए थी, पहले। आपने वो जो मुझे गुड्स को बेचने दिया, गुड्स को बेचने दिया, इससे ऐसा मान लिया जाएगा आपने इसको करने की परमिशन दे दी, आप ही ने मुझे अथॉरिटी दी है सेल करने की। अब आप बाद में इस चीज से क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। बात समझ गए। एक ऐसे बंदे ने गुड्स बेच दिए जो गुड्स का मालिक नहीं था, लेकिन कैसे बेचे, इनकी कंसेंट नहीं थी लेकिन इंप्लाइड कंसेंट थी।
कंसेंट नहीं थी, डायरेक्ट इन्होंने मुझे बोला नहीं था गुड्स बेच दो, लेकिन मैं ऐसा कर रहा था और उन्होंने ऐसा करने दिया, तो ऐसा मान लिया जाएगा इनकी कंसेंट से ही सब कुछ हो रहा है। और बाद में अगर उस बात को पलटने की कोशिश भी करें तो पलट नहीं सकते। ये होता है स्टॉपर। बात समझ गए जी? फिर तो ऑब्वियसली अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि इनको तो पता ही नहीं है, तो ये वाला रूल तो इनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं। फिर तो एक ऐसे बंदे ने कुछ बेच दिया जो नॉन ओनर है। अब सवाल यह है कि मैं कौन से में फिट होता हूं, मैं कौन से में फिट होता हूं? कौन से में तो फिट करना पड़ेगा। सेल बाय नॉन ओनर नहीं, 5 कंडीशंस, यही कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं इनसे है। कोई से फिट होता हूं मैं तो ठीक है, नहीं होता हूं तो जो बायर है वो मालिक नहीं बनेगा। ये नहीं पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 7 नहीं पढ़ेंगे, ये तो कल पढ़ेंगे ना, ठीक है? ये तो पूरा ही टॉपिक है, इसको थोड़ा सा क्यों पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे, इसको होल्ड कीजिए। नेक्स्ट और लास्ट, कुछ और एक्स बी है, कुछ और एक्स बी है, जहां पे जगह जगह आप ये पढ़ोगे कि उसने गुड्स बेच दिए, हालांकि वो गुड्स का मालिक नहीं था। पढ़िए, आपको आता है, आपको पता है, तीनों पता है आपको। कोई दिवालिया हो जाता है तो ऑफिशियल रिसीवर आता है, नहीं आता? कंपनी दिवालिया हो जाती है तो लिक्विडेटर आता है, वो गुड्स बेच देता है। क्या गुड्स उसके होते हैं? लेकिन बेच देता है ना। वैलिड होते नहीं होते? वैलिड होते। नंबर 2 पता है आपको, बताया था मैंने, अगर आपको गुड्स खो गए हैं किसी के और आपको मिल गए हैं तो आप गुड्स बेच सकते हैं। कब? अगर वो रीजनेबल चार्जेस पे करने से मना कर दें, या गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, या आपने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो बंदा है ना, याद आई सिचुएशंस। नंबर 3 मुथूट फाइनेंस, जिसके पास गुड्स को गिरवी रखा गया है, इसको ऐसे समझ लीजिए, ठीक है? गिरवी रखने वाला पाउनर, जिसके पास गिरवी रखा गया वो पाउनी, ठीक? बेच सकता है नहीं बेच सकता है? बेच सकते हैं। किस सिचुएशंस में? वही गुड्स गिरवी रखे थे, जो डेटर था उसने डिफॉल्ट कर दिया, गुड्स में क्लोज था, एग्रीमेंट में क्लोज था कि अगर डिफॉल्ट हुआ तो इन केस ऑफ डिफॉल्ट गुड्स क्या कर दिए जाएंगे? सेल कर दिए। इसने सेल कर दिए, इसने सेल कर सकता है? कर सकता है। पढ़ लिया? कुछ पूछना है तो बताओ, चले आगे। अब इसका सारे का एक चार्ट बनाते हैं, आओ। Nemo that cured non-habit. No one can pass a better title unless he himself. कोई भी बंदा गुड्स को जब तक नहीं बेच सकता जब तक वो खुद गुड्स का मालिक ना हो, जब तक वो खुद गुड्स का मालिक ना हो। आई बताता हूँ सौम्या, यहाँ पे पढ़ेंगे ना, यहीं पे एक्सप्लेन करूंगा दोबारा। लीगल मैक्सिम्स बोलते हैं इसको, कुछ लीगल वर्ड्स की एक मीनिंग होती है, ठीक है? मैक्सिम्स बोलते हैं इसको। लेकिन लिखा है, ठीक है जी, मुबारक हो। एक्सेप्शंस हम पढ़ने वाले क्या है इसके? जनरल रूल तो ये है, लेकिन कुछ इसे क्या है? एक्सेप्शन। इसका मतलब, एक्सेप्शन का मतलब क्या है? सेल बाय नॉन ओनर, सेल बाय नॉन ओनर। एक्सेप्शन में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि सेल बाय नॉन ओनर, एक ऐसा बंदा गुड्स को बेच रहा है जो गुड्स का मालिक नहीं है। कौन कौन है एक्सेप्शनल केस? कमर्शियल एजेंट, कंडीशंस, गुड्स इन
गुड्स इन पोजीशन, गुड्स इन पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ ओनर, गुड्स उसके पास है, कहां से आए, गुड्स के मालिक की कंसेंट से। दूसरा, उसने ऐसा मैजिक किया कैसे, मैं इसको दूसरा पॉइंट नहीं लिखता, ऐसे लिख देता हूं। नंबर 2 ब्लॉक, ये क्या है उसका, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सेकंड, या तो ये ना तो ये, गुड फेथ एंड नो नोटिस, समझ गए ना। गुड फेथ का मतलब वैल्यू, पहले वाले पॉइंट में समझ गए, कमर्शियल एजेंट गुड्स बेच सकता है, कैसे, गुड्स उसके पास है, गुड्स उसके पास है, कहां से आए, कंसेंट की, ओनर की कंसेंट से आए हैं, और यही उसका बिजनेस है। अगर ये बात है तो डिस्प्यूट ही नहीं है, ये बात है तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। लेकिन अगर गड़बड़ निकली, अगर ब्रैकेट्स में गड़बड़ निकली, तो बायर को फिर क्या प्रूव करना पड़ेगा, सर गुड फेथ है, और अगर इसको अथॉरिटी नहीं भी है तो मुझे उस बारे में नॉलेज नहीं थी। ठीक है, पहले वाला पॉइंट सेम, पहले वाला पॉइंट समझ जाओगे ना, समझ जाओगे, पहले वाला पॉइंट सेम, दूसरे वाला पॉइंट सेम, बदला क्या, खाली ब्रैकेट विद द कंसेंट ऑफ जॉइंट ओनर, डू का मतलब सेम। समझ गए ना मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। सेकंड पॉइंट में जॉइंट ओनर बेच सकता है, बेच सकता है, शर्त नंबर 1 सेम, गुड्स इन पोजीशन, गुड्स इन पोजीशन, बस बदला क्या, पोजीशन आई कहां से, विद द कंसेंट ऑफ जॉइंट ओनर। अगर गड़बड़ निकली तो पॉइंट नंबर 2 सेम, गुड फेथ और नो नोटिस। तो बायरो क्या प्रूव करना पड़ेगा, गुड फेथ और नो नोटिस। पॉइंट नंबर 1 सेम, पॉइंट नंबर 2 सेम, बस बदला क्या, एक ऐसा बंदा गुड्स को बेच सकता है जो गुड्स का मालिक कैसे बना है, अंडर वोडेबल कॉन्ट्रैक्ट, छीन के लाया था किसी से, छीन के लाया था किसी से, क्या वो भी बेच सकता है, हाँ। नंबर 1, गुड्स उसकी पोजीशन में हो, गुड्स उसकी पोजीशन में हो, कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल हुआ, बेच सकता है, बस बायरो क्या प्रूव करना पड़ेगा, सेम, गुड फेथ और नोटिस। लिखना बड़ा आसान है, समझना बड़ा आसान है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप डू मत कर देना, नहीं तो वो आपको डू कर देगा, मार्क्स भी ऊपर 1 लिखेगा और नीचे लिख देगा डू सेम, एक ही है अभी भी। फिर आपने एक हेडिंग और लिख दी, सर देखा मैजिक, वो फिर लिख देगा सेम, अभी भी एक ही मिलेगा।
क्या कोई सेलर गुड्स को बेच सकता है जबकि वो गुड्स को ऑलरेडी बेच चुका है? बेच सकता है। गुड्स अभी भी उसके पास है, बायर को कोई खबर सही। इसीलिए कहा था एक समझ लेना तो सारे समझ जाओगे, आगे ना समझ। एक ऐसे बायर ने गुड्स बेच दिए जिसने गुड्स खरीदे हैं लेकिन एक्चुअल में अभी वो गुड्स का मालिक बना नहीं है। गुड्स का मालिक बनेगा लेकिन गुड्स का मालिक बना नहीं है। गुड्स उसके पास है लेकिन गुड्स उसके पास है, क्या वो भी बेच सकता है? गुड्स अगर उसके पास है, सैलरी परमिशन है तो बेच सकता है, गड़बड़ निकली तो फिर सेम। बस क्या बदल रहे हैं? ब्रैकेट्स, ठीक है, बाकी सब कुछ एक समझना है। तो एग्जाम में से लिखना बहुत आसान होगा, लेकिन आसान बेसिक से होगा, लेकिन बार बार आपको लिखना होगा और थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखेंगे, है ना। अगर मान लो क्वेश्चन बार बार अगर सेम लाइन ऐसी दिखाई दी ना, एज इट इज लिख रही है, एज इट इज लिख रही है, तो गलत हो जाएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। थोड़ा सा ऊपर नीचे घुमा घुमा के लिखने का। वैसे तो जब हम ब्रैकेट जिसमें ऐड करेंगे अपने आप ही लैंग्वेज में चेंज नजर आ जाएगा जैसे ब्रैकेट ऐड होगा, लेकिन फिर भी एज इट इज लिखने की कोशिश ना करें। अगर पूरा पेमेंट कर दे और उसकी बात है कि मैं आया बस कार्ड निकाल के और उससे मैं वो भेज दे किसी को। दोबारा बताओ, पूरी कहानी बताओ। मैं टेलीविजन लेने गया, ठीक है, मैंने उसको पूरी पेमेंट दी, पूरी पेमेंट दे दी। मैंने कहा मेरी कार पार्किंग में मैं बाहर डाल रहा हूँ, जब तक आप इसको ये रख लो, और उसने में जो सेलर था ना उसने टीवी किसी को और को भेज दी। ठीक है, तो क्या होगा? सेम, सेल बाय सेलर। क्या गुड्स अभी भी सेलर के पास है? बेच सकता है, बिल्कुल बेच सकता है। पोजीशन तो मेरे पास था, कहाँ है पोजीशन? तो मैं हाँ, ओनरशिप आपके पास है ना, तो हम पढ़ ही क्या रहे हैं? सेल बाय नॉन ओनर ही पढ़ रहे हैं। एक ऐसे बंदे ने गुड्स बेच दिया जो गुड्स का मालिक नहीं है, तो बायर प्रोटेक्टेड है। अगर बायर को क्या प्रूव करना है? गुड्स तो सेलर के पास ही थे, बायर को बस क्या प्रूव करना है? सब मुझे थोड़ी ना पता ये टेलीविजन बिका हुआ या नहीं बिका हुआ। अब सपोज कीजिए वो बायर ऐसा है, जब वो सेल हो रही थी तो वहीं खड़ा हुआ था आपके पास। मान लीजिए कैमरे में फुटेज में ऐसा आ रहा है कि वो वहीं पे खड़ा हुआ था और एक ही सिंगल पीस था, जैसे आप गए उसने ज्यादा पैसे दिए और ले गया। अब वो प्रूव नहीं कर पाएगा, और ये प्रूव नहीं कर पाया तो गुड्स आपको। लेकिन अगर ऐसा प्रूव नहीं हो पाया तो गुड्स उसके, आपको पैसे वापस, पैसे भी प्लस डैमेज भी। सपोज कीजिए सेम टेलीविजन कोर्ट का ऑर्डर आता है, मान लीजिए एप्पल का मोबाइल था मान लो, या कुछ भी ऐसी चीज थी जो बढ़ती है जैसी कीमत, और मान लो उसने तो और किसी को बेच दिए। अब कोर्ट क्या कहता है आपसे, आप एक काम करो सर दूसरा खरीद लो। क्या खरीद लो? आपने कहा दूसरा तो खरीदा हूं लेकिन सर वहां तो 20,000 रुपये महंगा मिल रहा है। कोर्ट उससे दिलाएगा 20,000 रुपये डैमेज, क्योंकि उसकी वजह से हुआ है ना। उसने जब बेच दिए थे तो परफॉर्म करना चाहिए था, नहीं किया तो उसकी वजह से सामने वाले को 20,000 का नुकसान, वो भी वही भरेगा। तो निश्चिंत रहें, टेलीविजन नहीं मिला कहीं से भी खरीद लो, सेम चीज कितने की भी, महंगी भी मिल रही है महंगी में भी खरीद लो, जो भी डैमेज हुआ वो भरेगा। सेलर आफ्टर सेल के क्या? गुड्स सेलर ने बेच दिए, वो सेलर जो गुड्स ऑलरेडी बेच चुका है। हाँ,
बिफोर कॉन्ट्रैक्ट डिसाइडेड, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से पहले। अगर कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया फिर तो आप कोर्ट के नोटिस, फिर तो नोटिस नहीं है कि ये तो मालिक है ही नहीं, फिर क्यों बेचे। सर लेकिन हमें पता नहीं था, हमने थोड़ी ना कोर्ट का ऑर्डर सुना था। उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब कोर्ट का ऑर्डर था ना, अब आपने सुना था या नहीं सुना था, अब उस ऑर्डर को अवॉइड नहीं कर सकते ना, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, फिर कोर्ट के ऑर्डर देने का फायदा ही क्या। लिख लिया? गुड्स एक ऐसे बंदे ने बेच दिए जो गुड्स खरीदने वाला है, गुड्स खरीदने वाला है लेकिन अभी गुड्स का मालिक है नहीं, गुड्स का मालिक है नहीं। जैसे मैं आपका पेन खरीदना चाहता हूँ, खरीदा नहीं है, खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, आपने मुझे पेन दिखा दिया दे दो, और वो मैंने बेचने से पहले, आपके बेचने से पहले किसी और को बेच दिया, यानी कि मेरे पास ओनरशिप आई नहीं है लेकिन उसके बावजूद ही मैंने किसी और को ट्रांसफर कर दी। तो दो तरीके हो सकते हैं, हो सकता है आपकी सहमति से बेचा हो कि जी मैं ये पेन ना आपका पेन उनको बेच रहा हूँ, आपने कहा सर मुझे तो 10 रुपये से मतलब है, मुझे मेरे कितने पैसे दे दो 10 रुपये, मैं कह रहा हूँ मैं तो उनको 20 का बेच रहा हूँ, आप आगे 20 का बेचो 5 का बेचो, अपने कोई मतलब नहीं। तो कई बार हाँ बिल्कुल कोई खरीदी नहीं है ना, अभी ओनरशिप नहीं है, पोजीशन है, बेच दी। लिख लिया? लिख लिया। आप आगे ही कंटिन्यू कर लेना या जिधर आपको जगह मिले उधर कंटिन्यू कर लेना। और एक्सेप्शंस क्या थे? एक ऐसे बंदे ने गुड्स बेचे हैं, एक ऐसे बंदे ने गुड्स बेचे जो गुड्स का मालिक नहीं है लेकिन गुड्स उसकी पोजीशन में है, गुड्स उसकी पोजीशन में है, और यहां पे क्या है? इंप्लाइड। क्या है? इंप्लाइड मतलब, इंप्लाइड मतलब गुड्स सेलर के हैं, कैलकुलेटर गुड्स सेलर के, लेकिन उन्होंने मुझे रोका नहीं, तो ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा कि इन्होंने मुझे परमिशन दी है, इंप्लाइड कंसेंट है ना। समझ गए? हाँ समझे, कहां से समझोगे, कहां से? नेक्स्ट क्या है? अनपेड सेलर, इग्नोर कीजिए फिलहाल, ठीक है, पूरा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, पूरी क्लास ही लग जाएगी इसको समझाने में। तो लास्ट बाय नहीं, और भी कुछ एक्ट्स हैं जिसमें हमने क्या पढ़ा है, कैसे बंदे ने गुड्स बेच दिए जो गुड्स का मालिक नहीं था। जैसे कि गुड्स किसने बेच दिए? ऑफिशियल रिसीवर ने या लिक्विडेटर ने। लिक्विडेटर कंपनी केस में होता है जी, जब कंपनियां दिवाली होती है ना, तो कंपनी जब बंद होती है, लिक्विडेट होती है, तो लिक्विडेटर आता है। गुड्स किसने बेच दिए? फाइंडर ऑफ गुड्स ने, जिसको गुड्स मिले हैं वो गुड्स बेच सकता है, वो गुड्स बेच सकता है। ऐसा आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, कब बेच सकता है? गुड्स अगर कैसे हो? पेरिशेबल नेचर के हो। गुड्स कब बेच सकता है? नंबर 2, क्या नहीं मिला उसे? रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था लेकिन रिवॉर्ड नहीं मिला, या उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस, याद आया कुछ? उसने उसके रीजनेबल एक्सपेंसेस देने से या लॉफुल एक्सपेंसेस देने से मना कर दिया, तो भी गुड्स को बेच सकता है, ठीक है। और तीसरा, हाँ ओनर नहीं मिला, ओनर नहीं मिला तो बात ये बेचे क्यों? पेरिशेबल नेचर के थे या अपने खर्चे थे, उस खर्चे को तो निकालना ही था। या तीसरा बाय, मुथूट फाइनेंस लिख लो, समझ जाओगे, नहीं तो भूल जाओगे।
जिसके पास गुड्स गिरवी रखे हुए थे, जिसके पास गुड्स गिरवी रखे थे उसने बेच दिए। कब बेच देता है? जब प्रायर पार्टी, जब डेटर डिफॉल्ट कर देता है तब वो गुड्स को बेच सकता है। ठीक है सौम्या, कौन से वाला पॉइंट बताऊं? बात समझ गए? फाइंड ऑफ गुड्स एंड बाय पॉइंट, रिवॉर्ड और रीजनेबल एक्सपेंसेस। जिसके गुड्स खो गए थे उसने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया था लेकिन दिया ही नहीं, तो आप भी उसको गुड्स मत दो। आपने गुड्स को रखने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए या ढूंढने में जो भी एक्सपेंसेस किए उसने उसको देने से मना कर दिया, आप उसको गुड्स देने से मना करके गुड्स से करेंगे क्या सर? बेच सकते हैं, बेच के अपने पैसा रिकवर कर लेंगे। मुथूट फाइनेंस पाउनी बेच सकता है कब? से डिफॉल्ट के केस में, डिफॉल्ट के केस में। ऑक्शन स्टार पढ़ेंगे ये भी नेक्स्ट में। ऑक्शन में भी तो ऐसे होता है, गुड्स कौन बेच देता है? एक ऐसा बंदा जो गुड्स का मालिक नहीं। ठीक है, ये दोनों टॉपिक एक साथ इसलिए लिख दिए, नेक्स्ट में ये पढ़ने हैं। ठीक है, बस समझिए। चले आगे, छोटा सा इतना सा टॉपिक बचता है, आप आधे से ज्यादा पढ़ चुके हो। डिलीवरी टाइप्स तो पढ़ चुके हो आप। डिलीवरी के कुछ रूल्स है, बड़े सिंपल से रूल्स है, कुछ टेढ़ा नहीं लिखा, लिख लिया ना। शांत हो जाएं जी, बात नहीं करनी, खाली सुननी है बात। शांत। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट है परफॉर्मेंस करनी है। परफॉर्म क्या करना है? सेलर को गुड्स बेचने हैं, बायर को गुड्स खरीदने हैं। सेलर को गुड्स की डिलीवरी देनी है, बायर को पैसे देने। तो सवाल क्या है? सेलर बायर तो आप समझते हो। अब पहला काम, सेलर गुड्स को देगा, बायर क्या देगा उधर से? पैसे। पैसे आपको पता है मनी की फॉर्म में हो सकते हैं, मनी प्लस काइंड की फॉर्म में हो सकता है। ये तो था बायर का काम। सेलर का काम क्या है? डिलीवरी देना। सेलर का काम क्या है? डिलीवरी भी आपको पता है 3 तरह की होती है, और डिलीवरी होती क्या है ये बात आपको पता है। जरा पढ़िए और बताइए नहीं पता क्या। यही होता है, एक बंदा अपनी मर्जी से दूसरे को गुड्स की पोजीशन ट्रांसफर करता है, उसको डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी कितने टाइप की होती है? फिजिकल हैंडओवर, हैवी और बल्कि नेचर के गुड्स हैं, डॉक्यूमेंट के थ्रू या चाबी के थ्रू या जैसे ट्रांसफर होते हैं। गुड्स किसी और के पास पड़े हैं, उसने एक्नॉलेज कर लिया बायर को, हाँ मेरे पास है, अब ले लो पोजीशन, मैं यहां से दे दूंगा। कंस्ट्रक्टिव। याद है कि नहीं याद है सारी? अब हमें समझने इसके कुछ रूल्स हैं एक्चुअली। रूल नंबर 1, पेमेंट एंड डिलीवरी आर कंकरेंट कंडीशंस। जनरली या तो आपने एग्री किया है या तो आपने, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, प्रीपेड ऑर्डर, कैसा ऑर्डर? तो उसमें तो क्या है, हमने पैसे पहले दे दिए, डिलीवरी कब आएगी? बाद में। प्रीपेड ऑर्डर का मतलब यही होता है, उसका नाम ही क्या? प्री पेड, पहले ही पैसे दे दिए। एक होता है क्रेडिट सेल। क्या होता है? क्रेडिट सेल। उसमें क्या होता है? गुड्स आपको मिल जाएंगे, आप पैसे कब दोगे? बाद में। बात समझ गए? तो ना तो ये प्रीपेड है और ना ये क्रेडिट है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? कंकरेंट कंडीशन है, गुड्स लो पैसे दो, गुड्स लो सेम टाइम। बात समझ गए? बात समझ गए? प्रीपेड है तो पैसे पहले चले आएंगे, क्रेडिट सेल है तो पैसे बाद में आएंगे। ना क्रेडिट है ना प्रीपेड है, तो सिचुएशन में कंकरेंट कंडीशंस, डिलीवरी पे आपको क्या देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं। ध्यान से समझिए। पार्ट डिलीवरी, बायस टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी, टाइम फॉर डिलीवरी, ये पढ़ते हैं खाली। तो इतने सारे हैं, थोड़े से कहाँ? थोड़े से ही हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल नहीं लिखा हुआ। डिलीवरी का मतलब तो आप जानते हो, पार्ट डिलीवरी। कैसी डिलीवरी आई है? पार्ट, यानी कि आपने एक हिस्सा, ध्यान दीजिए मिस हो जाएगा, आपने एक हिस्सा ट्रांसफर कर दिया, एक हिस्सा ट्रांसफर किया। क्या मान लिया जाए? गुड्स पूरे ट्रांसफर हो गए हैं या पूरे ट्रांसफर नहीं हुए हैं? बात समझ गए? सवाल समझ गए? पार्ट डिलीवरी हुई है तो क्या माना जाए उसको? डिलीवरी हो गई या डिलीवरी नहीं हुई? डिपेंड करता है। सम टाइम पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू, और सम टाइम पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू नो डिलीवरी, पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू
नो डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब पूरे तरह से गुड्स। ध्यान से सुनना मेरी बात, पढ़ चुके हो आप, खाली मुझे एग्जांपल देना है। सीमेंट खरीदने गए थे ना 10 बैग, उसने 10 बैग निकाल के रख दिए ना, ले जाओ। आपने एक बैग उठाया और ले गए ना, एक उठा लिया ना, उसकी तरफ से सारे डिलीवर। उसने कब कहा एक एक लेके जाओ, वो तो कह रहा है सारे लेके जाओ। आपने कितना उठाया लेकिन एक, उसकी तरफ से पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू फुल डिलीवरी। क्यों? क्योंकि सेलर के एंड पे कोई काम पेंडिंग नहीं है, सेलर के एंड पे कोई काम पेंडिंग नहीं है। लेकिन अगर सेलर के एंड पे काम पेंडिंग हो तो पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू पार्ट डिलीवरी, नॉट फुल डिलीवरी। पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू पार्ट डिलीवरी। जैसे कि आप चीनी लेने गए थे, याद है? उसने कहा, आपने कहा 20 बैग चीनी दे दो, कितनी दे दो? 20। उसने क्या किया, 10 बैग पैक कर दिए और कहा सर तब तक आप ये लेके जाओ, हम और पैक कर रहे हैं। आप 10 ले गए, क्या पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू फुल डिलीवरी? नहीं, अभी सेलर के एंड पे काम पेंडिंग है। तो सम टाइम पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू पार्ट डिलीवरी और सम टाइम पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू फुल डिलीवरी। फर्क, सेलर के एंड पे अगर कोई काम पेंडिंग नहीं है, गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, तो पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू फुल डिलीवरी। और अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं है, सेलर के एंड पे कोई काम पेंडिंग है, तो पार्ट डिलीवरी इज इक्वल टू पार्ट डिलीवरी। बात समझ गए? अब पढ़ लो। समटाइम फुल, समटाइम पार्ट। ठीक, समझिए कब होता है लेकिन समटाइम फुल समटाइम पार्ट। ये बायर की ड्यूटी है। किसकी ड्यूटी है? बायर की ड्यूटी है। किस चीज के लिए? अप्लाई फॉर डिलीवरी। भाई कहां गुड्स चाहिए तो आप ही बताओगे ना, आपके घर का पता सेलर को थोड़ी ना पता है, सेलर को नहीं पता। ये बायर की ड्यूटी है, बताएं मुझे गुड्स कहां चाहिए, यानी कि अपना एड्रेस बायर को बताना है ये कि मुझे गुड्स इस पते पे चाहिए। इट इज द अपार्ट फ्रॉम एनी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट द सेलर इज नॉट बाउंड टू डिलीवर देम अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। जनरली अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं है, तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर आपने गुड्स खरीदे हैं, अगर आपने गुड्स खरीदे हैं तो बायर को ही बताना है उसको गुड्स की डिलीवरी कहाँ चाहिए। नहीं बताएगा तो सेलर को कोई सपने नहीं आते। भाई खुद सोचो ना, आप चीनी मिल में चले गए, आपने कहा भाई मुझे ना 20 बैग चीनी चाहिए, मुझे क्या चाहिए? 20 बैग चीनी चाहिए, पैसे बताओ। उसने कहा जी पैसे एक बैग 2000 रुपये का। आपने कहा ठीक है, 2000 इंटू 20, पेमेंट दे दी उसको। अब डिलीवरी कहाँ होगी? तो आप ही बताओगे, खुद लेके जाओगे या वहां पहुंचवाने हैं? वहां पहुंचवाने तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आप बियर करोगे, कौन बियर? आप ही को बताना है सारी बातें। तो उसकी तरफ से तो गुड्स वहां पड़े, आप ले जाओ। आप नहीं ले जाओगे, अपनी गाड़ी भेज दो। अपनी गाड़ी नहीं भेजोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे तो उसको आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो सारी बात आप ही बताओगे ना। उसका काम तो गुड्स बेचने का है, डिलीवर करने का थोड़ी ना, डिलीवर करने का नहीं है। लेकिन सर जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते थे तो डिलीवर करते हैं घर पे, बिल्कुल। वहां पे क्या लिखा है? अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस कंडीशन। कई बार कुछ और बातें भी होती है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ऑब्वियसली गुड्स की डिलीवरी तो पहुंचेगी। बस सवाल यह है गुड्स की कॉस्ट कौन बियर करेगा, डिलीवरी की कॉस्ट कौन बियर करेगा? ये पार्टीज आपस में डिसाइड करती है, ये पार्टी आपस में डिसाइड करती है। अमेजोन से कितने लोग शॉपिंग करते हैं? आप लोगों ने अमेजोन से शॉपिंग किया? एक सवाल पूछो, एक अमेजोन फुलफिल्ड होता है? नहीं भी पूछो, जिन जो हाँ कह रहे हैं वो सुने, जो ना कह रहे वो ना सुने, इग्नोर करे सवाल को। अमेजोन फुलफिल्ड क्या होता है? अमेजोन में ना एक स्पेशल कॉलम होता है अमेजोन फुलफिल्ड, ब्लैक कलर से ए बना होता है। जब भी आप कुछ गुड्स मंगाते हो ना, मान लीजिए आपने कहा फॉर्मल शर्ट्स, क्या चूज किया तो डिस्प्ले हो जाएंगी फॉर्मल शर्ट्स। यहाँ पे फिल्टर होते हैं ना साइड में, साइज कलर है ना, यहीं पे सबसे ऊपर एक फिल्टर होता है, उस पर लिखा होता है ऐसे ए फुलफिल्ड, अमेजोन फुलफिल्ड। किसी को पता है क्या होता है? देखा नहीं है कभी? नहीं देखा? मैं बताता हूं, देख लेना। अमेजोन फुलफिल्ड का मतलब क्या होता है? जिस सेलर से आप मंगा रहे हो ना गुड्स, उसका अमेजोन के साथ प्रॉपर टाइप है। कैसा टाइप है? दो तरह के सेलर होते हैं। एक अमेजोन क्या है? एक मार्केट है। क्या? एक जहां पे बायर आता है और सेलर आता है। सेलर गुड्स बेचने के लिए आता है, बायर गुड्स खरीदने के लिए आता है। लेकिन दो तरह का सेलर आता है, एक तो जो सिर्फ बेचने के लिए आता है, एक वो जो अमेजोन के साथ मिलकर बेचता है। अमेजोन के साथ एक सेपरेट टाइप किया हुआ उसने अलग से। उस टाइप का फर्क क्या पड़ता है आप समझना। आपने ना गुड्स मंगाए हैं, दो शर्ट मंगाई है, दो शर्ट। एक शर्ट तो इससे मंगाई है जो किस कैटेगरी का? अमेजोन फुलफिल्ड वाला सेलर है। और एक शर्ट आपने किससे मंगाई है जो इस कैटेगरी का नहीं है, जो फुलफिल्ड वाली कैटेगरी का नहीं है। होगा क्या?
2 शर्ट आ गई, आपको दोनों ही शर्ट पसंद नहीं आई, दोनों ही शर्ट पसंद नहीं, अब क्या करोगे आप? रिटर्न करोगे ना, रिटर्न रिक्वेस्ट क्रिएट की, ध्यान से सुनना, काम की बात है। रिटर्न रिक्वेस्ट क्रिएट की, आपके घर से गुड्स पिक कर लिए जाएंगे, आपके घर से गुड्स पिक कर लिए जाएंगे, लेकिन तब जब वो सेलर अमेजोन फुलफिल्ड वाला होगा। सर हम तो ये वाली वापस कर देते ना, आप फंसे नहीं हो एक्चुअली। अगर आप इस वाले सेलर के अंडर आते ना तो गुड्स आप रिटर्न तो कर सकते हो, लेकिन गुड्स आपको खुद रिटर्न करने पड़ेंगे, आपको खुद रिटर्न का कुरियर करना पड़ेगा। सर उसमें तो कुरियर का खर्चा आएगा ना, खर्चा अमेजोन दे देगा, दिलवाएगा उस सेलर से, दिलवाएगा उस सेलर से, लेकिन गुड्स को रिटर्न करने का काम आपका होगा, अमेजोन का नहीं, आपके घर से पिक करने का, अमेजोन का नहीं। बस यहाँ पे एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? अगर आप अमेजोन फुलफिल डिलीवरी चाहते हो तो आपका ऑर्डर की जो कॉस्ट है वो 500 रुपए से 499 से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो डिलीवरी चार्जेस भी लगते। समझे? समझे कि नहीं समझे? तो रिटर्न होंगे, बिल्कुल रिटर्न होंगे। आगे अब ये एग्जांपल सेम दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर से आएगा थोड़ी देर में टॉपिक। अमेजोन फुलफिल्ड में क्या होता है? गुड्स आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिटर्न रिक्वेस्ट करनी है, सिर्फ रिटर्न रिक्वेस्ट करनी है। जबकि यहाँ पे क्या होता है? रिक्वेस्ट नहीं करनी, रिटर्न ही करने पड़ेंगे। ठीक है, तो दो तरह के सेलर। तो ये है ये वर्ड। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ उल्टा लिखा है तो, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ उलट लिखा है तो जो उलट लिखा होता है वो मानना पड़ता है। अगर अमेजोन फुलफिल्ड नहीं है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, गुड्स आप ही को रिटर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए मुझे पता है। जब मेरे साथ ऐसा हुआ पहली बार, बड़े साल पहले जब मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कुछ मंगाया और वो वापस करने के लिए उस पर रिटर्न का ऑप्शन ही नहीं आता, मैंने कॉल सेंटर पे फ़ोन कर दिया, देन उसने ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर की और मैंने आपको बता दी और बता दी तो आपने सोचा एवं क्यों बताना ना, किसी टॉपिक में फिट कर देते इसको, तो किसी में तो फिट हो ही जाना है, लो तो कहीं ना कहीं लग ही जाना है, वो फिट कर देते हैं। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ डिलीवरी। गुड्स कहां पे डिलीवर होंगे? पढ़िए दोनों, आप लो, एक पहले आप पढ़ो। यस सर पढ़ें, ग्रीन शर्ट टी शर्ट, सर पढ़ें। ये प्लेस ऑफ डिलीवरी, वेदर, आराम से पढ़ना है ना, एक एक लाइन करके, मतलब वेदर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजीशन ऑफ द गुड्स और सेलर, आपको पोजीशन लेनी है या सेलर डिलीवरी करेगा, ये तो डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है। फिर से वही, अगर आपने कुछ एग्री किया है कि भैया गुड्स सेलर डिलीवर करेगा तो गुड्स तो सेलर ही डिलीवर करेगा। कौन डिलीवर करेगा? सेलर। जैसे कि आप सपोज कीजिए यहाँ पे ना जयपुर में बड़े सारे कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग बहुत होते हैं, है ना, कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग होती है। डीमार्ट में कपड़े बिकते हैं नहीं बिकते? अब डीमार्ट वाला क्या करता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है उनके पास जाते हैं वो, है ना, सैंपल वगैरह सेलेक्ट करते हैं, सैंपल के बाद ऑर्डर देते हैं। अब सवाल यह है डिलीवरी का, सवाल क्या है, क्या अमेजोन डीमार्ट वाला अपनी गाड़ी भेजेगा, अपनी गाड़ी भेजेगा जिसमें गुड्स रखे जाएंगे, या सेलर को डीमार्ट तक पहुंचाना होगा, सेलर को डीमार्ट तक पहुंचाना होगा? ये सवाल है। इट इज बायर टू टेक पोजीशन या सेलर टू सेंड? बायर पोजीशन लेने आएगा या सेलर को गुड्स भेजने? ये कह रहे जी तो डिपेंड करता है, आपने डिसाइड क्या किया है, डिपेंड करता है, डिसाइड क्या किया। अब डिसाइड क्या होता है वो भी बताया तो मैं। समटाइम सेलर क्या कहता है, जी गुड्स तो मैं भेज दूंगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। समटाइम कोई नया नया सेलर होता है, उसको तो क्या चाहिए, क्लाइंट चाहिए, वो कहता है सर ट्रांसपोर्टेशन हमारी तरफ से, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये तो इसमें कोई रूल नहीं है, जैसा पार्टी एग्री कर लेती है वैसा ही हो जाता है, वैसा ही हो जाता है। ठीक है, बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, जैसा आप एग्री करोगे। अपार्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट्स, गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट टाइम ऑफ सेल, एंड गुड्स एग्रीड टू बी सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर at the time of agreement to sell if not in existence at the place at which they are manufactured or produced। इस लाइन का मतलब ये है, या तो पार्टी डिसाइड कर ले, या तो पार्टी डिसाइड कर ले। अगर डिसाइड नहीं किया ना, जिस टाइम पे आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उस टाइम पे गुड्स जहां है आपको गुड्स वहीं से लेने पड़ेंगे, आपको गुड्स वहीं से ले। अगर सेल का मैटर है तो वहीं से लेने पड़ेंगे, एग्रीमेंट टू सेल का है तो भी गुड्स वहीं से लेने पड़ेंगे, गुड्स है नहीं होंगे तो भी गुड्स कहां से लेने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त जहां आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं आपको वहीं से पिक करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? या तो डिसाइड कर लो, या तो क्या कर लो,
डिसाइड कर लो। सपोज कीजिए सेम एग्जांपल, डीमार्ट और सेलर वाला, डीमार्ट और सेलर ने कुछ बताया नहीं, डीमार्ट वाले ने भी कुछ एग्री नहीं किया, डीमार्ट वाले ने भी कुछ एग्री नहीं किया कि भैया मैं आऊंगा या तुम भेजना, कुछ बात नहीं हुई इस बारे में, तो डिलीवरी कहां पे होगी? अब पढ़ो, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, अपार्ट फ्रॉम सच कॉन्ट्रैक्ट गुड्स सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच, कहां पे डिलीवर होंगे? उस जगह पे, एट विच दे आर एट। जब सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन रहा था ना, उस टाइम पे गुड्स कहां थे? सर उस टाइम पे तो गुड्स सेलर के वेयर हाउस में थे, तो गुड्स की डिलीवरी कहां से होगी? वेयर हाउस से ही होगी। तो बायर को ही गुड्स की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, कहां से? वेयर हाउस से। सर हम नहीं लेंगे डिलीवरी, एग्री कर लो तो कि मुझे डिलीवरी चाहिए और यहां डिलीवरी चाहिए। कुछ एग्री नहीं करोगे तो गुड्स जहां पे बनते हैं आप ही की ड्यूटी है गुड्स को वहीं से पिक करना पड़ेगा। वहीं से क्या करना पड़ेगा? पिक करना पड़ेगा। बात समझ गए? सेल का मैटर है तो भी, एग्रीमेंट टू सेल का मैटर है तो भी, गुड्स पैदा नहीं हुए पैदा होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल। मुसीबत से बचना चाहते हो तो डिसाइड कर लो प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ, नहीं डिसाइड करोगे तो जहां पे मैन्युफैक्चर होंगे वहीं से आपको पिक करने पड़ जाएंगे। सेम, गुड्स कब तक डिलीवर हो जाएंगे? या तो कोई टाइम होगा, या तो कोई टाइम होगा, और कोई टाइम नहीं होगा तो रीजनेबल टाइम होगा। ये आपको पता है, बताऊंगा नहीं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, वक्त एक तो होता है कितने दिनों में, कितने दिनों में डिलीवरी होगी, और ये है किस टाइम डिलीवरी होगी, किस टाइम डिलीवरी होगी। तो किस टाइम डिलीवरी होगी? बिजनेस आवर्स है ना। किस टाइम डिलीवरी होगी भाई? आप अगर डिलीवरी होती है, मान लीजिए वो डीमार्ट वाले हैं, है ना, वो उन्होंने आपस में क्या डिसाइड किया कि सेलर गुड्स पहुंचा देगा, सेलर गुड्स तो क्या रात को 12 बजे पहुंचाएगा? बिजनेस आवर्स में तो पहुंचाएगा। कब पहुंचाएगा? बिजनेस आवर्स में। किस आवर्स में? बिजनेस आवर्स में। ठीक है, कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा बिजनेस आवर्स को क्या बोलते हैं? रीजनेबल। एक्चुअल में लिखा रीजनेबल आवर्स है, लेकिन रीजनेबल आवर का मतलब क्या है? यहाँ पे रीजनेबल का मतलब ही क्या होता है? हम परिस्थिति से पता लगाते हैं। किससे पता लगाते हैं? परिस्थिति से। तो परिस्थिति क्या है? अगर वो बिजनेस है, अगर किसी बिजनेस का ऑर्डर दिया है तो बिजनेस आवर्स में परफॉर्म किया जाता है। अगर कोई आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? फिर बिजनेस आवर्स तो नहीं होते, क्योंकि आपका बिजनेस तो है नहीं ना, तो बिजनेस आवर्स तो बोल नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में क्या है? नॉर्मल आवर्स। तो उनका नाम इन्होंने क्या कर दिया? नॉर्मल आवर्स तो कुछ होते नहीं है, तो उन्होंने काम ही रख दिया रीजनेबल। क्या रख दिया? रीजनेबल। अब रीजनेबल मतलब क्या है? बिजनेस के केस में बिजनेस आवर्स, और नॉर्मल सिचुएशन में डोमेस्टिक यूज के केस में वही सुबह 8-7 बजे से लेके रात के 7 बजे तक या 8 बजे तक। जबकि बिजनेस आवर्स तो क्या होते हैं? 9 से 6। तो डिपेंड, इसलिए क्योंकि हर कंपनी का बिजनेस आवर्स भी अलग हो सकता है कंपनी ऐसी हो जो नाइट में चलती हो, कुछ मान लीजिए, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? उसके बिजनेस आवर्स रात को हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने एग्जैक्टली बिजनेस आवर्स लिखने की बजाय क्या लिखना पसंद किया? रीजनेबल आवर्स। ठीक है, खैर। एक्सपेंसेस फॉर डिलीवरी अभी बताया, अभी बताया। डिलीवरी की कॉस्ट कौन बियर करेगा? या तो आपस में डिसाइड कर लो, या तो आपस में डिसाइड कर लो, नहीं तो जनरली कौन बियर करता है? नहीं, पढ़ो। जनरली बोर्न बाय सेलर। इसलिए आपसे या तो डिसाइड कर लो, याद है अमेजोन से मंगाते हो 500 रुपए से ज्यादा मंगाओगे तो डिलीवरी चार्ज नहीं लगता, 500 से कम मंगाओ तो डिलीवरी, ठीक है, सिंपल। इंपॉर्टेंट, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, गलत क्वांटिटी आ गई आपके पास। इधर देखिए, आपने चावल मंगाए थे 100 किलो, मान लो कितने चावल मंगाए थे? 3 बात हो सकती है, 3 बात हो सकती है। एक, चावल कितने आए हैं? 90 किलो। चावल कितने आए? दूसरी बात हो सकती है, चावल कितने आए हैं? 120 किलो। तीसरी बात क्या हो सकती है? जो डिलीवरी आई है वो आई है मिक्स्ड। ठीक है, कितने चावल मंगाए आपने? 100 किलो। कितने आए? 90 किलो। कितने आए? 120 किलो। एक तीसरा टॉपिक भी आएगा मिक्स डिलीवरी का। ठीक है, पहले 2 समझिए। इसका मतलब कैसी डिलीवरी आई है? शॉर्ट। कैसी डिलीवरी आई है? यहां पे कैसी डिलीवरी आई है? एक्सेस, ज्यादा।
100 किलो मंगाए थे, 90 किलो आए, 100 किलो मंगाए थे, 90 किलो आए। ऑप्शन नंबर 1, रिजेक्ट द गुड्स, रिजेक्ट द, वापिस ले जा भाई, वापिस ले जा, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए गुड्स। नंबर 2, एंड क्लेम डैमेज, अगर कोई बनता है तो स्टार, अगर कुछ नुकसान हुआ तो, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे जब भी नुकसान होता है हमेशा होता है। नंबर 2, एक काम करो, एक्सेप्ट कर लो, क्या कर लो, इसको यहां नहीं, यहां लिखिए, वापिस ही कर लो, तो एक्सेप्ट द गुड्स, क्या कर लो, वापिस कर दिए, आपने क्या कर दिए, वापिस कर दिए, नहीं चाहिए। 100 किलो का पैकेट लाना था, कितने लेके आया वो, 90 किलो, वापिस। दूसरा गुड्स आपने क्या कर लिए, एक्सेप्ट, लेकिन कितने, 90 किलो, तो कितने कम रह गए, 10 किलो, तो 10 किलो के लिए क्या कर लो, क्लेम डैमेज, क्लेम डैमेज। ये कौन से के लिए डैमेज क्लेम कर रहे हैं, फॉर शॉर्ट, फॉर कि जी मैंने 100 किलो के पैसे दे दिए थे 1000 रुपए, आपने भेजे कितने, मान लो 90 किलो, तो 900 के बनते हैं, तो मेरे 100 रुपए वापिस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर एक्सेस आ जाए तो 3 सिचुएशन है, या तो रिजेक्ट, रिजेक्ट द गुड्स, 100 किलो आए नहीं चाहिए, 120 आए ना, जब 100 कहा था, 100 का मतलब तो 100 होता है, नहीं चाहिए। नंबर 2, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द गुड्स, गुड्स को क्या कर लो, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन अगर आप गुड्स को एक्सेप्ट करते हो ना, तो इस सिचुएशन में पे फॉर एक्सेस, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सेस जो एक्स्ट्रा है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। या तीसरा ऑप्शन भी ये होता है, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्टेड, जितने मंगाए हैं, जितने मंगाए उनको एक्सेप्ट कर लो, एंड रिजेक्ट एक्सेस, और जो एक्स्ट्रा है उसको वापस कर दो, उसको क्या कर दो, वापस कर दो। लेकिन आप तो आप हो, ये 3 ऑप्शन के अलावा आप चौथा ऑप्शन चूज करोगे, जो नहीं लिखा चुप रहेंगे, ज्यादा आ गए तो क्या करेंगे, कुछ नहीं बताने का किसी को, है ना, आगे तो आगे। तो जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा वो ऑप्शन चूज करना है प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन एग्जाम में क्या लिखना है, 3 लिखना है, ठीक है। हाँ जी, क्यों नहीं, आपके पास जेब में पैसे ही उतने, आप बताओ ना, आपके जेब में 300 रुपए, आप खाना खाने गए, आपने ऑर्डर कर दी स्पेशल थाली 300 रुपए वाली, 300 रुपए आपके पास, वो लेके आ गया 500 वाली, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, वजह बताने जरूर थोड़ी ना, नहीं चाहिए तो लोगों का काम है राइट देने का। नहीं, छोटा मोटा वेरिएशन वो फर्क नहीं करता। अब जैसे ये 100 किलो मंगाए और इसके पास आ गए 99 किलो 990 ग्राम, इतना वेरिएशन ये चलता है। डिलीवरी कैसी आ गई है, शांत, मिक्स डिलीवरी आ गई है। चावल मंगाए थे बासमती, कैसे आ गए, बासमती प्लस छोटे, दोनों मिलके आ गए। अब 2 ही बातें हैं, या तो गुड्स सेपरेबल है या गुड्स, अगर गुड्स को अलग अलग कर सकते हैं कर लो नहीं कर सकते तो रिजेक्ट, गुड्स को क्या कर दो, और अलग कर सकते हो तो अलग अलग कर लो पहले, अलग अलग करने के बाद फिर इन्हीं दोनों में से आएगा कुछ, ठीक है, खत्म कहानी। सेपरेबल, नॉट सेपरेबल, एक मिनट देख लेता हूं मैं, कुछ रह तो नहीं गया, क्या कह रहे हो, ये हो गया, बस जी ऑलमोस्ट खत्म। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी 2 ही मिनट लगेगी, है नहीं कुछ भी। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी कैसी डिलीवरी है, शर्ट मंगाई थी, बाजू आ गई है, पॉकेट आ गई है, चलेगा। इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी आती है, बायर की कोई ड्यूटी नहीं है गुड्स को एक्सेप्ट करने की, आप क्या कर सकते हो, रिजेक्ट, नहीं चाहिए, ये क्या बकवास है। डिलीवरी टू द, याद है कल क्या पढ़ाया था, डिलीवरी टू द कैरियर, सेलर ने अगर कोई राइड रिजर्व नहीं किया है, उसने कुरियर वाले को गुड्स दे दिए तो उसकी तरफ से गुड्स डिलीवर, सेम पॉइंट। गुड्स अगर रास्ते में खराब हो जाए तो, गुड्स अगर
सेम कहानी, गुड्स अगर रास्ते में खराब हो गया तो वो इंश्योरेंस लेते हैं, क्या लेते हैं वो, इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है उस कॉस्ट को। इंश्योरेंस नहीं लिया तो जिसके पास ओनरशिप है रिस्क उसका होता है। व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड एट ए डिस्टेंट प्लेस, अगर गुड्स कहाँ मंगा रहे हो आप, कहीं दूर मंगा रहे हो, द लायबिलिटी ऑफ डिटोरेशन नेसेसरीली इंसिडेंटल टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर। अगर आप गुड्स कहीं दूर मंगा रहे हो, कहाँ मंगा रहे हो, कहीं दूर, ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स खराब हो सकते हैं डिलीवर करने में, तो उस सिचुएशन में तैयार रहें, आपको गुड्स झेलना पड़ सकता है। लेकिन इससे बचने का रास्ता है, क्या ले लेते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, जब भी गुड्स की डिलीवरी होगी बायर का राइट है चेक करने का जो उसने मंगाया है वही आया है या नहीं। सर अगर वो नहीं आया तो आप गुड्स वापस रिजेक्ट कर सकते, बस। शांत हो जाओ, कहां जा रहे, 1 मिनट जी। ये आपने पढ़ रखा है, गुड्स रिटर्न बेसिस पे जब आते हैं तो एक्सेप्टेड कब माने जाते हैं, आपने इंटीमेट कर दिया, गुड्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर लिया, रीजनेबल टाइम लैप्स हो गया, याद आया आपको। बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, अगर गुड्स पसंद नहीं है तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको क्या करनी होती है, रिक्वेस्ट, क्या करनी होती है, रिटर्न रिक्वेस्ट कि मुझे गुड्स पसंद नहीं है। ये बायर की ही ड्यूटी है, सेलर की ही ड्यूटी है कि गुड्स वहां से खुद पिक कर, ठीक है, खत्म। लायबिलिटी फॉर बायर ऑफ नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी, अगर बायर जानबूझ के गुड्स लेने से मना कर रहा है तो बायर की गलती। सेलर कह रहा है लो गुड्स, बायर कह रहा है नहीं लेता, वो फिर से आया शाम को लो गुड्स नहीं लेता, वो आता है वो लेता ही नहीं, इसी चक्कर में गुड्स क्या हो गए हैं, खराब ही हो गए हैं। जिसकी लापरवाही की वजह से ऐसा हो रहा है, नुकसान भी उसी का ना, ये तो सीधी सी बात। पढ़ के आना।